बैठे हैं, बिल्डर बने बैठे हैं, वही जो पहले एक टाइम पे ब्रोकिंग का काम करते थे, फ्लोर बेस्ड, आज वो बिल्डर का काम कर रहे हैं। चीज नहीं बताई जाती थी, तो कस्टमर को सिर्फ बेचने का तौर हुआ करता था। आज की इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिफरेंट हो गया है। एजेंट से ज्यादा कस्टमर को ज्यादा नॉलेज है। करके बात करूं, जब मैंने काम शुरू किया था तो वहां पे डीलिंग की जाती थी कि कस्टमर जो मांग रहा है ना, उसको वही दे दो। तो आज जेएलएच के पहले पॉडकास्ट पर हम स्वागत करते हैं मिस्टर सुमित खरब जी का, जिनको इस इंडस्ट्री में काम करते काफी वक्त हो गया है। साथ में उनका एक यूट्यूब चैनल है जहां वो अपने क्लाइंट्स को रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज इनके साथ जुड़कर हमें रियल एस्टेट के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा कि इस मार्केट में कैसे ग्रोथ हुई है, पहले इस मार्केट में क्या चल रहा था, आने वाले समय में इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, रेरा की वजह से क्या चेंजेस आए, जो पॉलिसीज आती रहती है उनकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सुमित खरब जी का। हेलो सर, जीएलएच के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। साथ ही हमारी ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। तो प्लीज हमारी ऑडियंस को और हमें बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस आए और अभी जिस मुकाम पे आप अब है वहां तक की पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू अनुराधा जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल के ऊपर। और सबसे पहली बात ये है कि मैं पहली बार आपके साथ अपने जर्नी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैंने भी कभी किसी को अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेरे कस्टमर बैंक हो पिछला। तो आपका अगेन थैंक यू करना चाहूंगा। तो मेरी जर्नी बड़ी कठिनाइयों से गुजरी है, क्योंकि जिस टाइम मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया था तो उस टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था। तो जनरल सी बात है कि बड़ी मुश्किल थी कि ना तो गुड़गांव की हिस्ट्री का पता था, ना कि क्लाइंट कैसे बनाना है, कॉल कैसे करनी है, कैसे क्या बेचना है, कोई नहीं पता होता था। पहले जब मैं रियल एस्टेट को ज्वाइन किया था तो रियल एस्टेट में आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनियां होती नहीं थी। आज तो अनलिमिटेड कंपनियां हैं गुड़गांव के अंदर। तो जो पुराने ब्रोकर हुआ करते थे वो सेक्टरों के अंदर अपने ऑफिस ओपन करके बैठते थे और वो प्रॉपर प्लॉट का काम किया करते थे। आप रियल एस्टेट में आए कैसे, पहले ये बताइए। मैं रियल एस्टेट क्या था कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो स्टडी के साथ साथ मैं शेयर मार्केट का ऑफिस था मेरा। कि यानी मैं शुरू में स्टडी भी कर रहा था साथ के साथ, और जब कॉलेज में था तो साथ के साथ मैं शेयर मार्केट का ऑफिस था जिससे मैं ट्रेड करता था। तो मेरा जो बिजनेस में शुरू से ही ऐसा था प्लान कि कोई अच्छा बिजनेस करूं, और मेरा ये भी प्लान था कि कोई ऐसा बिजनेस जो बिना पैसे का हो। पैसे लगा के मैं बिजनेस नहीं करना चाहता था। तो उसमें मुझे एक ही ध्यान आया, वो था रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट को मैंने कभी जॉब की तरह नहीं सोचा, मैंने रियल एस्टेट को एक सब्जेक्ट की तरह लिया और उसके अंदर मैं सीखता गया सीखता गया सीखता गया। मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो मतलब ये रियल एस्टेट में आने का आइडिया आपके खुद से आया? मेरा खुद का ही था, मेरा ओन डिसीजन था इसके ऊपर। यहाँ तक कि जो भी मैंने बिजनेस से रिलेटेड जो डिस्कस किए, डिसीजन लिए, वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैंने सोचा कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से करूं मैं इसको। क्योंकि जब मैं रियल एस्टेट में आया ना गुड़गांव के अंदर, तो उस टाइम रियल एस्टेट की जो फर्म थी कम थी। तो मैंने ब्रोकरों के पास काफी ट्राई किया सीखने के लिए। पहली बात तो कोई सिखाने का नहीं था, ना ही किसी ने इतना टाइम था कि कोई सिखाए इसको। तो वो क्या करते थे कि भाई ये प्लॉट है, डाटा दे दिया, इस पे कॉल कर लो और बताओ कि ये प्लॉट अवेलेबल है इस सेक्टर के अंदर, ये प्लॉट इतना साइज है, ये रेट है, ये बताना होता था। वैल्यू की ही नहीं इस सेक्टर। बिल्कुल भी कुछ किसी ने, मैं कह रहा हूँ, कोई गाइड नहीं दी। बट वो धीरे 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 चीजें जब सीखते गए, और उसके बाद भिवाड़ी चलता था। जब 2011-12 की अगर बात करें तो गुड़गांव में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था। ठीक है। बहुत हैवी प्लॉट की वैल्यू थी और अपार्टमेंट हाई राइज की वैल्यू हुआ करती थी। तो लोग भिवाड़ी जा रहे थे जहां 15-20 लाख रुपए में अच्छा खासा 2 और 3 BHK मिल जाता था। तो मैंने वहां से हाई राइज की स्टार्टिंग की बुकिंग के अंदर। बट वहां भी कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि छोटी टिकट होती थी तो इनकम कोई ज्यादा नहीं होती थी। मैंने कंपनी को ज्वाइन किया तो कभी सैलरी मिलती कभी नहीं मिलती, और रास्ता काफी दूर का था। तो मैं नेगेटिव हो गया था बिल्कुल, और मैंने सब कुछ छोड़ के कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए मैं घर चला गया। लेकिन मैं फिर वापिस आया, भाई नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो क्योंकि मुश्किलें आती हैं जब आप जिंदगी में बनते हो ना, तो मुश्किलें हमेशा आती है। क्योंकि हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिलती है, हमें बनानी पड़ती है। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, किसान का लड़का हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, उस गरीबी को भी देखा है।
तो मैं वापिस आया, वापिस आके मैंने रेंट का काम शुरू किया। आप मोटिवेट कैसे हुए, मतलब वापस क्या क्यों आए, क्या रीजन? मैंने कि कोई भी जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो बिल्कुल। अपने आप को आप कॉन्फिडेंस में लाओ कि हाँ भाई मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम देखो मेरा जो परिवार का जो बैकग्राउंड है ना, वहां पे कोई अच्छा एजुकेट नहीं था और ना ही कोई वो हौसला देने के लिए था कि भाई ये चीजें ऐसे होंगी, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे मेरे लिए कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। ओके। तो मैं जब गुड़गांव आया वापस, मैंने अपने आप को कि ऐसा करूं कि कस्टमर भी आ जाए और पैसे भी ना लगे। तो मैंने हाउसिंग.com, उस टाइम हाउसिंग.com आया था। ओके। ये रियल एस्टेट का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक दूसरा मैंने फेसबुक को बिजनेस बनाया। ओके। लोग भी फेसबुक को, अदर प्लेटफॉर्म को, जितने भी सोशल मीडिया उनको एज ए चैट के तौर पे यूज करते हैं, मैंने उनको बिजनेस के तौर पे यूज करना शुरू किया। मैं फेसबुक पे लिस्टिंग डालता था रेंट के लिए, रीसेल के लिए। तो मैंने रेंट से शुरू किया था, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जैसे रेंट कवर हो गया, फिर लीजिंग, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं आज यहाँ पे आज जैसे कि कंसल्टेंसी का काम है, ये सारी, क्योंकि मैं हर प्लेटफॉर्म से निकला हूँ कि कहाँ पे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कस्टमर क्या चीज मांग सकते हैं। तो आज इसलिए शायद हम बेटर कर पा रहे हैं। तो कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? डीलिंग का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर्स आते हैं, तो जनरल सी बात है, कोई, अगर मैं अदर ब्रोकर की बात करूं, जब मैंने काम शुरू किया था तो वहां पे डीलिंग की जाती थी कि कस्टमर जो मांग रहा है ना, उसको वही दे दो, उसी चीज की बढ़ाई कर दो, क्योंकि वो देख के, घूम के, देख के सब कुछ फाइनल करके आ चुका है, जी मुझे ये चाहिए, चाहे उसका पैसा भले ही खराब हो रहा हो। मैंने ऐसी डीलिंग देखी है और बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो स्टक भी हुए हैं और उनकी जो फंडिंग थी वो मिसमैच थी उस प्रॉपर्टी की। तो मेरा वो चीज था कि भाई जो कस्टमर आ रहा है ना, सबसे पहले उससे वो चीज जानो कि वो चाहता क्या है। जब वो उसको दिख रहा है कि उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं, वो इन्वेस्ट करेगा ही क्यों? लेकिन उसको नहीं, पहले नहीं होते थे ये, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज हो गई है कि जो कस्टमर को आज इतनी नॉलेज है, पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, ना कुछ पता था कि इस प्रॉपर्टी ये एक्चुअल में सही है या नहीं है, कुछ नहीं पता होता था ना कोई। ये आज तो जैसे कि यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके ऊपर रियल एस्टेट की बहुत सारी है, चैट जीपीटी आ गया है, आप बट कुछ ये भी तो पूछ फिर सकते हो। नॉलेज बढ़ाने के लिए कि अगर कोई इंसान जानना चाहता है, बट जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है वो तो ब्रोकर के पास तो जाएगा ही, वो उसको नॉलेज तो प्रोवाइड करेगा कि उसका बेनिफिट है नहीं है। पहले नहीं हुआ था, मैं अनुराधा जी, पहले नहीं देते थे कोई भी ज्ञान, कोई नहीं चाहता था कि कस्टमर को ज्ञान हो, तो वो फिर आपसे प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा, आपसे सवाल जवाब ज्यादा करेगा, तो इसलिए नहीं देते थे। तो उससे कस्टमर क्या होता था कि वो प्रॉपर्टी बाइक जरूर कर लेते था। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आज भी देखोगे ना, आप स्टक खड़े हैं, लेकिन ब्रोकर को पता होता है क्योंकि वो उस काम में रेगुलर काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री में कर रहा है, क्योंकि हर कोई हर इंडस्ट्री का मास्टर नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड में है, कोई वकील है तो वो अपनी फील्ड में है, कोई एजेंट है तो वो अपनी फील्ड में है, क्योंकि वो प्रतिदिन उसी के प्रति काम करता है कि वो, भाई अगर वो रीसेल का करा तो रीसेल की इन्वेंट्री बाजार में ढूंढेगा कि भाई इसमें ये है, इसमें ये, इसमें कच्चा, इसमें पक्का, उसको सब पता होता है। तो कस्टमर को वो चीज नहीं बताई जाती थी, तो कस्टमर को सिर्फ बेचने का तौर हुआ करता था। आज की इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिफरेंट हो गया है, एजेंट से ज्यादा कस्टमर को ज्यादा नॉलेज है, बिल्कुल, क्योंकि वो मल्टीपल चैनल, आज अगर मैं यूट्यूब के ही देखूं तो यूट्यूब पे आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी, अपडेट न्यूज मिलेगी, बट उसके लिए उतना ही नुकसानदायक भी है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को उठा लो, वो टेक्नोलॉजी गलत भी है और वो सही भी है। आज अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, मेरी धारणा अलग है, दूसरे की धारणा अलग है, तीसरे की धारणा अलग है, तो इसलिए कस्टमर अगर बाई चांस वो सही कर रहा है खुद भी, तो अगर उसने ये प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रही, वो कंफ्यूज ही हो जाता है बट कि भाई करे क्या, ये भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है, ये कह रहा है। पर ये तो अच्छी बात है, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, हर एक चीज का प्लस और नेगेटिव पता होना चाहिए। देखो अगर आप सही जा रहे हैं और आपको पता है कि ये सही है, तो आपको दूसरों से सलाह लेने की जरूरत क्या है, राइट? अगर मैं कोई चीज खरीदने जा रही हूँ तो मैं तो खुद जाके देखूंगी कि उसके मुझे फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, चाहे वो नुकसान मुझे आज हो चाहे मुझे 10 साल बाद हो। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है कि ये जरूरी है कि हमें वो प्रोसेस पे जाना चाहिए, बट उससे पहले अदर प्रोसेस हमें करने चाहिए। कस्टमर आजकल प्रॉपर्टी सर्च जरूर कर रहा है बाजार में, बट वो डायरेक्ट बाजार में उतर रहा है,
उसको वही नहीं पता है कि जो बजट उसके पास है उसको यूज कैसे करना है, उसको कितना लोन लेना है, उसके पास फंडिंग कितनी है। तो सबसे पहले वो माइंड सेट ही नहीं कर पाता कि उसको एक्चुअल में लेना क्या है। वो प्लॉट भी देख रहा है, वो फ्लोर भी देख रहा है, उसको फिर हाई राइज भी पसंद आ रहा है। कोई कह रहा है कि इतने टाइम में उसने एक से सलाह ली, भाई हाई राइज में ले लो, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कुछ टाइम के बाद एग्जिट हो जाएगा। कोई प्लॉट का सजेशन देता है, कोई फ्लोर का सजेशन देता है। तो सबसे पहले उसको खुद फंडिंग तो उसको खुद करनी है ना, सलाहकार से थोड़ी ना लेनी है उसने, बट आप तो या बता फ्रेंड रहे से हो नहीं पहले करनी। के टाइम में ऐसा कुछ होता ही नहीं था, कोई इतनी नॉलेज ही नहीं देता हुआ था। करती थी, क्योंकि इतने ना तो बैंक के इतने ऑप्शन हुआ करते थे कि लोन मिल जाता था, ना इतना पता होता था कि प्रॉपर्टी ग्रोथ किस सेक्टर में सबसे ज्यादा होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, ये पता ही नहीं हुआ था। क्योंकि इतना इंटरेस्ट और कितना वो चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी। आजकल तो आपको हर कुछ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा की वेबसाइट पे पूरी प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाती। उस टाइम रेरा ही नहीं था। कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसकी डिटेल नहीं हुआ करती थी, कितना कारपेट, कितना सुपर, कितना बिल्डअप, क्या एस्क्रो अकाउंट, कैसा प्रोजेक्ट, कैसा लेआउट, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये ब्रोकर्स के लिए तब के टाइम में प्लस पॉइंट ही हो सकता है कि जो ब्रोकर बोल देता, एजेंट बोलता था, वही उसके लिए सच होता था। बिल्कुल। तो इसलिए आज उस टाइम कोठियां बना के जो सेक्टरों में ब्रोकर बैठे हैं, बिल्डर बने बैठे हैं, वही जो पहले एक टाइम पे ब्रोकिंग का काम करते थे, बिल्कुल। प्लॉट बेच, आज वो बिल्डर का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने प्लॉटिंग में अच्छा काम किया, अच्छा माल बेचा, अच्छी चीजें बेची, क्योंकि कस्टमर के पास वो चीजें हुआ नहीं करती थी। तो इसलिए वो महंगा क्या बता, वो 10,000 रुपए पर गज बेचता तो 20,000 रुपए बेचते, तो 10,000 तो ब्रोकर कमा लेता था। तो इसलिए वो चीजें बढ़ती गई है। तो सर जैसे अभी हम प्लॉट्स की बात कर रहे थे, तो रिसेंटली एक पॉलिसी आई है जिसमें 4th फ्लोर को अप्रूवल दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उससे क्या बेनिफिट है, किन लोगों को बेनिफिट होगा। जब फ्लोर्स का कंसेप्ट आया तो 4th फ्लोर बनाने का, जैसे हुड्डा सेक्टर से ही बात ले देते हैं। दीनदयाल तो बहुत बाद में आई है, उससे पहले सेक्टर थे हुड्डा के, सेक्टर 1 से लेकर 57 तक सारे हुड्डा के सेक्टर डेवलपमेंट थी। तो जब हुड्डा के अंदर ज्यादातर आपने देखे होंगे 4th फ्लोर बन रहे हैं, ठीक है। तो 2023 के अंदर यानी 23 फरवरी के आसपास इसको बैन कर दिया गया, भाई 4th फ्लोर नहीं बनाएंगे लोग। उसका रीजन ये था कि जो आसपास के जो लोग थे, जिनके पास पुराने मकान बने हुए थे, या फिर जिन्होंने बेसमेंट नहीं बना रखी थी, उन्होंने 3 मंजिल बना रखा था या 2.5 मंजिल, क्योंकि 2.5 मंजिल पहले पास था हुड्डा सेक्टर में। फिर 4th फ्लोर का कंसेप्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि नई बिल्डर वहां पे फ्लोर बनाना शुरू कर दिया और उसको फ्लोर वाइज सेल करना शुरू कर दिया। हुड्डा के अंदर 2-3 तरीके की कंडीशनें लगती हैं। एक तो ये है कि अगर आप फ्लोर वाइज प्रॉपर्टी को बेचते हैं हुड्डा सेक्टर के अंदर, तो आपके जो प्लॉट का जो साइज होना चाहिए वो 180 गज होना चाहिए, प्लस 250 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज, कुछ भी हो, 180 गज से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 180 गज के प्लॉट के ऊपर आप फ्लोर बना के बेच सकते हैं। सेक्टरों के अंदर 180 गज के प्लॉट है ना, गिने चुने होते हैं। उसके बाद 204 गज सबसे ज्यादा है। ये हमारे अफोर्डिंग में आते हैं, लग्जरी में आते हैं? ये प्लॉट हुड्डा सेक्टरों के जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर आते हैं। ये लग्जरी भी नहीं होते और ये अफोर्डेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये ओपन टाउनशिप है, ये सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर के अंदर आपको पता है कोई एमिनिटीज नहीं होती, ये ओपन होते हैं, कोई भी कहीं से भी कैसे एंटर होके कहीं भी घूम सकता है, ओपन गार्डन होते हैं इसमें। तो फ्लोर वाइज इसको बना के बेचा जा सकता है। तो जब लोग यहाँ पे 4th फ्लोर बनाते थे, जो ज्यादातर तो बिल्डर ने ही बनाए हैं, इंडिविजुअल तो बहुत कम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर बना के सेल किए हैं। तो यहाँ पे बिल्डरों ने जब जैसे बनाना शुरू किया, नीचे बेसमेंट बना रहे थे, तो आसपास के जो लोगों ने मकान बना रखे थे उनमें दरारें आना शुरू हो गई, सीपेज आना शुरू हो गई। तो इसलिए लोगों ने ना कंप्लेंट की, टीसीपी में कंप्लेंट की। तो बहुत सारी जैसे कंप्लेंट रेज हुई तो इसको बैन कर दिया गया, भाई 4 फ्लोर नहीं बना सकते आप लोग। तो इसलिए उसकी हाइट कम होगी प्रॉपर्टी की। तो उसके बाद बैन हुआ, तो उससे पहले जब बैन हुआ उससे पहले दीनदयाल लॉन्च कर दी गई थी। तो दीनदयाल क्यों लॉन्च की थी कि जो हुड्डा सेक्टर के अंदर जो प्लॉट थे ना, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब भाई छोटा प्लॉट खरीदे तो उसको पूरा प्लॉट या कोठी खरीदनी पड़ती थी, तो बहुत महंगा था, कॉस्टली थी। और अगर फ्लोर खरीदे तो वो भी बहुत महंगा था, 1.5-2 करोड़ का मिलता था। तो हुड्डा के अगेंस्ट एक टाउनशिप आई जिसको हम दीनदयाल का नाम
देते हैं, ये एक पॉलिसी के तहत है, बट इसको प्राइवेट डेवलप कर सकता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी भाई, दीन दयाल के तहत आप प्रॉपर्टी लॉन्च कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशनें थी कि मिनिमम 5 एकड़ की साइट होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 25 एकड़ तक की टाउनशिप लॉन्च कर सकते हो अंडर दीन दयाल के तहत। ठीक है। उसके अंदर आपके जो प्लॉट हैं वो 179.99 यार्ड तक का मैक्सिमम प्लॉट होगा, उससे छोटे प्लॉट आप लॉन्च कर सकते हो। तो उसके अंदर जितने भी प्लॉट हैं, हर प्लॉट के ऊपर आप 4 फ्लोर बना के सेल आउट कर सकते हो। यानी हर फ्लोर की नहीं बना सकते, हर फ्लोर की आप अलग अलग रजिस्ट्री करा सकते हो। ये दीनदयाल के कंसेप्ट के अंदर था। दूसरा, उस टाउनशिप को पूरा गेटेड बनाया जाएगा। उस टाउनशिप के अंदर आपके रोड होंगे वो 9 मीटर के होंगे सारे। टाउनशिप के बारे में बताइए पहले। वैसे मैंने टाउनशिप गलत बोल दिया, क्योंकि टाउनशिप होती है 100 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को हम टाउनशिप बोलते हैं। अगर 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ ऐसे कोई आते हैं तो उनको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट आते हैं तो इसके अंदर आपके जो प्लॉट एरिया हो गए उसमें छोटे भी मिलेंगे आपको, बड़े भी मिलेंगे, उससे बड़े भी मिलेंगे। तो मैक्सिमम 179.99 यार्ड से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही मिलेगा। तो इसके अंदर आपको सुविधाएं, गार्डन मेंटेन मिलता है, पावर बैकअप मिलता है आपको, यहाँ पे सीवरेज, लाइट, पानी, 100% पावर, ये सब चीजें सुविधाएं होती है। गेटेड होती है, सिक्योरिटी लाइज होती है। लाइट का प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर आपके पर्सनल आपके पानी का कनेक्शन होता है, सब कुछ ये करके दिया जाता है। तो लोगों ने प्लॉट जो हुड्डा सेक्टर थे उससे ज्यादा दीनदयाल के अंदर। हम किसी टाउनशिप का एग्जांपल नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हैं, बट वो बड़ी थी, जैसे कि डीएलएफ अल्मेड़ा टाउनशिप, एसपीआर रोड के ऊपर डीएलएफ अल्मेड़ा की 112 एकड़ की प्रॉपर्टी, इसको टाउनशिप बोला जाता है। एमआर की है आपकी सेक्टर 66 के अंदर, सॉरी 65 के अंदर, एमराल्ड हिल्स करके, वहां पे लो राइज के प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर भी हैं, वो भी 100+ की है। और उसके बाद नाम दे तो अभी जैसे सिग्नेचर ग्लोबल एसपीआर रोड पे 135 एकड़ की टाउनशिप है ना। हाँ, तो उसके बाद सिग्नेचर भी एक टाउनशिप, जैसे कि सिद्रावली एनएच8 के ऊपर भी प्लान कर रहा है, वहां पे प्लॉट की टाउनशिप। उसके बाद सिग्नेचर प्लान कर रहा है आपके गुड़गांव और सोना के बीच में प्लान कर रहा है को, वो भी टाउनशिप। यानी सिग्नेचर एक टाउनशिप के तौर पे प्रॉपर्टियां लाने लग गया। तो इनको हम टाउनशिप बोला जाता है कि एक क्या बेनिफिट होता है टाउनशिप के अंदर। मोस्टली चीजें आपको अंदर ही प्रोवाइड होती है। एक तो बड़ी टाउनशिप होती है, ठीक है, उसके अंदर सुविधाएं ज्यादा होती हैं आपकी, और वो एक गेटेड होती है, काफी बड़ी, ठीक है। यानी आपको एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके की आपको मिले, है ना। उसमें हर तरीके का कंसेप्ट आपको दिखाई देता है। आप स्कूल भी ला सकते हैं, डिस्पेंसरी भी ला सकते हैं, उसमें सुविधाएं थोड़ी और ज्यादा ओपन हो सकती हैं। उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको सोसाइटी से बाहर जाके यूज करनी पड़ती हैं, वो उसके अंदर ही मिल जाती है। तो दीनदयाल जैसे बंद हुआ तो अब जैसे आ गया है, तो अभी 2023 में हुआ था, अब 2024, मोस्टली 1.5 साल आप मान के चल लो। तो 1.5 साल से ना जो इन्वेस्टर, जो बायर एंड यूजर, वो रुक गए थे बाजार में। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं प्लॉट खरीदूं या ना खरीदूं। लेकिन जिन्होंने खरीद रखा था वो भी टेंशन में आ गए, भाई मैं प्लॉट को रखूं या ना रखूं, कहीं क्योंकि प्लॉटों पे रिसेल दाम थोड़ा हक रुक गया था। ऐसा क्यों? तो रिसेल हुआ नहीं, क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टी होती है लो राइज के, तो ज्यादातर कस्टमरों ने दीनदयाल को इसलिए बाय किया क्योंकि वहां पे वो 4 फ्लोर बना सकता है। एक तो ये बेनिफिट उन्होंने देखा कि भाई अगर मान लीजिए मेरा बजट ही 1 करोड़ का है, तो मैं प्लॉट खरीद लेता हूँ, बनवा किसी डेवलपर से लूंगा, 2 फ्लोर उसको दे दूंगा, 2 फ्लोर मेरे हो जाएंगे। तो ये सोचा। लेकिन दीनदयाल जैसे बैन हुई उसके बाद तो उसके पास 3 ही फ्लोर बच गए ना। ये बैन क्यों हुआ था? बैन इसी वजह से हुआ था कि जो सेक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टियां थी उसमें दिक्कत आ गई थी कि जो सेक्टर डेवलप किए गए थे उसमें सीवरेज, रोड्स इतने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा लोग सेक्टर के अंदर कैपेसिटी होती है हर सेक्टर की, तो डेंसिटी वो बढ़नी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने बैन किया गया था गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर। हाँ, फिर इन्होंने एक कमेटी बिठाई थी कि भाई सर्वे करो कि भाई किस टाइप से लोग चाहते हैं, कैसे ये होनी चाहिए। तो हुड्डा सेक्टरों के अंदर आपको रोड मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, कोई 20 मीटर का भी मिलेगा, कोई आपको 9 मीटर के भी मिलेंगे, 12 मीटर के भी मिलेंगे, 18 मीटर के भी मिलेंगे, अलग अलग आपको रोड मिलेंगे।
तो हुड्डा सेक्टर के अंदर डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई, जिससे प्रॉब्लम आने लगी पानी, सीवरेज, इन सब की। तो दीनदयाल के अंदर ये चीजें गेटेड मिलने लग गई। तो उल्टा आ गया, हुड्डा सेक्टर के अंदर 180 गज होना चाहिए फ्लोर के लिए, और दीनदयाल के अंदर प्लॉट साइज ही छोटा 179 यानी 180 गज से कम होना चाहिए। तो मिडिल क्लास के लिए ये कंसेप्ट आया था, बट अब रेट इतने हो गए, हर कोई दीनदयाल मांग रहा है। तो जैसे फोर्थ फ्लोर आया है तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, जिन्होंने खरीद रखा है वो आसानी से अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। और जो हुड्डा सेक्टर के अंदर जो फ्लोर बनाते थे जो बिल्डर, अब वो क्या करेंगे, वो दीनदयाल में ऐसे प्लॉट उठा लेंगे, क्योंकि बाद में वो कंसेप्ट फोर्थ फ्लोर पे लेके आएंगे, तो पहले खरीद के बैठेंगे। जैसे कई ऐसे डेवलपर हैं जो दीनदयाल के अंदर 5-10 प्लॉट उठा के उस पे फ्लोर बनाने लग गए हैं। अब जैसे कई हैं, जैसे त्रेहान हो गया, लबरनम हो गया, ये क्या करते हैं, पहले हुड्डा सेक्टर में बनाते थे, ठीक है, तो अब इन्होंने दीनदयाल के प्लॉट उठा के उसके ऊपर फ्लोर बनाना शुरू कर दिया है, फिर वो बाजार में बेचते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे और डेवलपर हैं जो ये काम करते हैं। अब जैसे ये दीनदयाल आ गई है ना, तो इससे जो डेवलपरों के पास लैंड पार्सल या जिनके पास लाइसेंस पहले से ही है दीनदयाल का, वो प्लॉट नहीं लाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक प्लॉट मान लीजिए 1 करोड़ का बेचेंगे, ठीक है, और वो उसी प्लॉट पे 4 फ्लोर बेचेंगे 4 करोड़ में। मैं अगर मिनिमम एक फ्लोर की वैल्यू 1 करोड़ तो मिनिमम आएगी, हो सकता है इससे ज्यादा है, क्योंकि वो फोर्थ फ्लोर महंगा बिकेगा, फर्स्ट फ्लोर महंगा बिकेगा, सेकंड थर्ड एक वैल्यू का बिकेगा, तो वो वहां पे फ्लोर बना के सबसे ज्यादा सेल करेंगे। आपने देखा होगा सिग्नेचर ग्लोबल ने कभी दीनदयाल के गुड़गांव सोनाया के अंदर कभी प्लॉट काटे? नहीं काटे, वो फ्लोर ही लाता। उसको पता था कि मैं सस्ता तो लाऊंगा, कस्टमर खरीदेगा, अगर मैंने प्लॉट लाना पड़ा तो मैं महंगा बेचूंगा, तो महंगा का बायर कम मिलेगा और मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो मैंने चेक में तो ट्रांजैक्शन करनी है, तो इसलिए फ्लोर लेके आए वो। अब फ्लोर ही लेके आ रहे हैं। अब जितने भी डेवलपरों के पास आप देखोगे चारों तरफ फ्लोर ही फ्लोर, मिड सेगमेंट दोबारा आ जाएगा, है ना। तो दीनदयाल में साइज छोटा होता है क्योंकि वो बना हुआ दिखेगा फ्लोर, तो ज्यादातर लोग एग्री नहीं होते दीनदयाल में फ्लोर लेने के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो फिर हमारा अफोर्डिंग के लिए आया था, लेकिन इसको भी वो बना ही दिया, लग्जरी बना ही दिया है। हाँ, दीनदयाल तो वैसे शुरू से ही लग्जरी कंसेप्ट मिड सेगमेंट के अंदर आता था, ये ना लग्जरी था ना अफोर्डेबल था। अफोर्डेबल तो एक अलग, अंडर अफोर्डेबल की जो पॉलिसी है पीएम आवास योजना के तहत आती है, वो अलग है। वो इसलिए लाई गई थी क्योंकि ये जो इस टाइप के जो प्रॉपर्टी जो वैल्यू आज अफोर्डेबल में मिलती है, वो कभी मिलती थी आपके उसमें भिवाड़ी के अंदर, तो लोग भिवाड़ी जाते थे। वो इसलिए जाते थे क्योंकि गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी नहीं थी, तो लोग देखा कि भाई सारे कस्टमर ही उधर जा रहे हैं, लोग सारे गुड़गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो गुड़गांव में डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी, तो लोग वहां जाना शुरू हो गए थे। तो फिर अफोर्डेबल की पॉलिसी गुड़गांव के अंदर आई थी मिडिल क्लास के लिए, जिनका बजट 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो अफोर्डेबल की पॉलिसी यहाँ पे 2016 में लॉन्च की गई थी हरियाणा में। तो अफोर्डेबल तो अभी कुछ बच ही नहीं रहा, क्योंकि हम जितने जैसे देखते आ रहे हैं मार्केट में गुड़गांव का रियल एस्टेट, तो काफी ज्यादा रेट हाई जा चुके हैं यहाँ के। देखिए अफोर्डेबल बहुत टाइम पहले जब 2016-17 में आया था ना, उस टाइम कंस्ट्रक्शन की भी थोड़ी वीकनेस आती थी और लोगों ने दबा के परचेज किए कि गुड़गांव के अंदर इतना सस्ता मकान, तो लोगों ने दबा के इसको खरीदा। बैक टू बैक अफोर्डेबल थे, तो कस्टमरों ने ना इंटरेस्ट शो किया, जमीन की वैल्यू भी सस्ती हुआ करती थी और डेवलपर को लोन में कुछ बेनिफिट मिलता था, तो इसलिए अफोर्डेबल लेके आने लगे क्योंकि लग्जरी बिक नहीं रहा था। ठीक है। तो मिड सेगमेंट का बायर ज्यादा था, हाई का कम था उस टाइम, क्योंकि डेवलपमेंट चल रही थी गुड़गांव के अंदर, डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसलिए हर कोई अफोर्डेबल लाना शुरू किया और अफोर्डेबल में ज्यादातर नया डेवलपर आया। पुराने डेवलपर ने किसी ने अफोर्डेबल नहीं बनाया, सारे जैसे सिग्नेचर नया था, आपका पिरामिड था, बहुत सारे ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने बनाया। तो इनके लिए चैलेंजेस नहीं आते थे? नहीं, उसमें चैलेंजेस क्या, वो तो एक पॉलिसी थी ना, उसके अंदर वही चीज बनानी पड़ती थी। गवर्नमेंट का रेट था 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का चार्ज आपका बैल्कनी का आता था। बट एक पुराना डेवलपर हो, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया हो रखा हो, नहीं उसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है भाई, जो सस्ती चीज है सस्ती है, क्योंकि इतनी सस्ती चीज किसी की थी नहीं, तो हर कोई चाहता था कि भाई 20-22 लाख रुपए, और वो भी 4 साल के बाद देने, 4 साल तक देने होते थे।
क्योंकि उसमें भी हर 12 महीने की किस्त एक पेमेंट प्लान था, उसमें 90% लोन मिल जाता था। नहीं था ना, रेरा नहीं आया था ना तब तक। नहीं, रेरा 2016 में आ गया था। अफोर्डेबल जैसे जिस टाइम शुरू हुए थे उस टाइम रेरा आ गया था। तो अफोर्डेबल में इतना वो दिक्कत नहीं आई बायर्स के लिए, तो आगे के आगे बिकते चले गए और आज वही अफोर्डेबल लग्जरी हो गए हैं, क्योंकि 60-70 से कम कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अभी वो बाइंग करने की कोई बेनिफिट है भी नहीं अफोर्डेबल के अंदर, क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपने अफोर्डेबल खरीदा और उस रेट में आगे बेचोगे तो 1-1.5 लाख में वैसे बिल्ड फ्लोर आ रहे हैं, तो आपके फ्लोर में क्यों जाएगा? कस्टमर ऑलरेडी थोड़ा सा फालतू लोन ले लेगा, वो हस्बैंड वाइफ मिलके लोन ले लेंगे। तो अफोर्डेबल में तो इस टाइम तो नुकसान ही है एक प्रकार से। देखो, अगर किसी का बजट ही इतना है 35-36 लाख, क्योंकि आज 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो गया है, 1200 स्क्वायर फीट बैल्कनी का हो गया, ठीक है, तो आपका वैसे ही 35-36 के आसपास का रेट चला जाता है। तो जब बेचने जाओगे तो 50-60 लाख रुपए मांगोगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वैसे भी 5 साल बाद आपकी बिकेगी जाके, तो पैसा भी स्टॉक हो रहा है। तो जो आपसे अफोर्डेबल खरीदने आएगा तो वो लग्जरी क्यों नहीं खरीद लेगा उससे, है ना? वो थोड़ी दूर खरीद ले, क्योंकि वैसे ही डेवलपमेंट बाहर जा रही है। तो ना तो गाड़ी की पार्किंग है, ना आपकी पावर बैकअप है, ना सुविधाएं इतनी नॉर्मल चीजें हैं। तो सबसे पहले जो गुड़गांव के अंदर काम करता है वो सबसे पहले फैमिली की सेफ्टी देखता है। और आज भी अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि पुराने जो अफोर्डेबल थे, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, उसका प्लस्तर गिर गया है। पारस ड्यू है द्वारका एक्सप्रेस पे, उसका प्लस्तर गिर गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन के टाइम जो पुरानी जो थी वो कंस्ट्रक्शन वीक थी, और द्वारका एक्सप्रेस पे ज्यादातर ये घटनाएं घट रही है। तो उसका रीजन ये था कि द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर जो पानी का जो स्तर है वो ऊपर है। दूसरा है कि वहां का जो पानी वो खारा है बिल्कुल। तो डेवलपर उस खारे पानी को कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो कंक्रीट होता है वो प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं रह पाता, पकड़ नहीं होती उसकी, इसलिए वो गिरता रहता है। और फिर वो खारा पानी आपका नीचे अगर जल सतर देखो, नमी वो ऊपर तक चली जाती है, जिससे वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पर अब तो काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। हम माइवन है लेकिन पानी तो वही है ना, तो अभी नहीं है। तो इस दिक्कत की वजह से वहां के रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा? देखो, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था तो द्वारका एक्सप्रेसवे में तो प्योर पिलर यूज होते हैं, बिल्कुल प्योर सरिया यूज होता है। तो उस टाइम जब वो जो पोल बन रहे थे ना, उस पोल के ऊपर व्हाइट कलर का आ चुका था, जिसको हम नमी बोलते हैं। ठीक है, जित अपनी देसी भाषा में बोले तो नूनी बोला जाता है, जो व्हाइट कलर की होती है। जहां पे खारा पानी होता है तो जमीन के ऊपर व्हाइट कलर का नमक टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है। तो वो उस पे जो पोल के ऊपर दिखने लग गए थे, तो बिल्डिंग में तो बहुत रेयर है कि इतना मजबूत पार्ट डलता है। तो जैसे जैसे वो नई है तो नई में दिक्कत नहीं होती, जैसे जैसे वो पुरानी होती रहेगी वैसे वैसे उसके अंदर वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो माइवन ही क्यों ना हो। अभी तो सारी बिल्डिंगें नई है जो माइवन से आ रही है, तो नहीं पता चलेगा। जब वो बिल्डिंग वहां खड़ी है तो पानी सतर तो ऊपर है ना, और आपका खारा पानी है, नमक जैसी मिट्टी है, तो वो दिक्कत आती आती है। तो इसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे को टाइम लगेगा और ज्यादा, क्योंकि वो पानी जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। क्योंकि दूसरी साइड देखोगे तो एक साइड 101 और 100 सेक्टर जहां पे पानी इकट्ठा होता है, वहीं से पूरे गुड़गांव के अंदर पानी सप्लाई होता है, वो तो वो पानी रहता है। दूसरा, अगर आप 103 वाली जो बेल्ट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 102, 103, 107, 108, उससे आगे नजफगढ़ की ड्रेन है बहुत बड़ी, हजारों एकड़ के अंदर वहां पानी खड़ा है। तो जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है ना, वो लास्ट डेवलपमेंट है गुड़गांव सेक्टर की। उससे आगे देखोगे सारी वेटलैंड एरिया आता है, यानी वहां पे आप देखोगे तो ड्रेन है जो नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हैं, नाला बोला जाता है। पहले उसको साहिबी नदी बोला जाता था, और वो बहुत यानी हजारों एकड़ के अंदर जो पानी ही पानी है उधर। जो गुड़गांव का मेन नाला है वो यही है ना? ये हाँ, गुड़गांव का सारा जो वेस्ट पानी है, चाहे वो बारिश का हो या नाले, जितने भी रोड, सारा वहां जाता है। और आप कभी उधर देखना, आपको हजारों एकड़ के अंदर वो पानी नजर आएगा। तो सेक्टर 107 जहां सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट है, उसके बगल से नाला है, उसके बगल में M3M का प्रोजेक्ट है। तो आप देखो दूर जाके वो फैल जाता है, बहुत बड़ा नाला है, हजारों एकड़ के अंदर वहां नदी बनी हुई है। तो यानी तालाब, समुंदर दिखेगा आपको एक प्रकार का, वहां समुंदर है। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या अभी? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो पानी का जाएगा कहाँ इतना? ठीक है, उतना जाने कितना टाइम से फैलता ही जा रहा है। फिर तो उसके आसपास तो कोई डेवलपमेंट होगी नहीं।
बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक हो गए हैं वहां पे, क्योंकि वो पानी का स्तर है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि पहले डेवलपमेंट छोटी थी तो इतनी पानी हाँ। की उतनी पड़ती नहीं थी, तो आज डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है ना, पानी उतना ही यूज होता जा रहा है और हर जगह पक्का होता जा रहा है। तो इसलिए जब भी बारिश का पानी होता है वो नालों में जाता है, नालों के थ्रू वो वहां चला जाता है। पहले क्या होता था कि गुड़गांव का जो क्षेत्रफल छोटा था डेवलपमेंट में, ठीक है। तो बाकी एरिया कच्चा हुआ करता था, तो बरसात का पानी जमीन में चला जाता था, तो जिसकी वजह से ये पानी नहीं बढ़ा इतना। लेकिन आज वहां पे तो गुड़गांव का हाल तो वही है। हाँ, तो ये जो सारा पानी जहां भी आप देख रहे हो सारा पक्का होने की वजह से सीवरेज क्या है वो भर जाते हैं। तो पुरानी डेवलपमेंट में सीवरेज छोटे लगे हुए हैं तो तुरंत भर जाते हैं। दूसरा है कि ऐसी एमसीजी है कि वो उसको साफ सफाई टाइम पे करते नहीं है। आज जगह जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, कूड़ा नालों में घुस जाता है, तो पानी कैसे जाएगा। तो ये इफेक्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे, और हो सकता है ये हमेशा रहे। और वैसे भी एमसीजी ने भी अभी सेक्टर 103 में वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट लगाने का प्लान किया है द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही। हाँ बिल्कुल, वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने लास्ट वीक में अनाउंस किया था। और जितने भी वहाँ सोसाइटी हैं, गांव है वहाँ पे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये यहाँ पे ना आए। ठीक है। ये बेसिकली अपना बंदवाड़ी है जो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में बंदवाड़ी गांव है, तो वहां पे गुड़गांव का सारा कूड़ा जाता था। तो उसका जो लोड है वो कम करने के लिए ये इसको इधर ला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हो गया। अगर न्यू गुड़गांव का कूड़ा है या आपके इधर का कूड़ा है तो वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो न्यू गुड़गांव के हिसाब से एक प्लांट आपका मानेसर में भी लगाने का की बात चल रही है कि हम एक प्लांट उधर भी लगा दें। द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस एरिया को उस साइड कवर किया जा सके, ताकि टाइम पे कूड़ा उठाया और उसको यूज किया जाए। अब जैसे जितने भी जो रोड निकले हैं, गडकरी जी ने जितने भी रोड निकाले, वो रोडों के अंदर इस कूड़े को यूज किया गया था। बहुत सारा कूड़ा यूज कर दिया गया है रोड के अंदर, सिर्फ रोड बनाने में। हाँ, रोड के अंदर यूज कर दिया गया है। अब ये यहाँ लगा रहे हैं, इसका इफेक्ट द्वारका एक्सप्रेस की प्रॉपर्टी पे आना है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो तो पूरा ढू लगेगा तो वो जो स्मेल है वो बहुत दूर तक जाएगी। दूसरा ये कि वहां पे अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लैंड खाली है, जहां पे डेवलपरों की लैंड पड़ी हुई है। वहीं पे कॉलेज भी बन रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे ऐसे रेडी टू मूव सोसाइटी है जिसमें लोग रह रहे हैं। तो वो तो खाली एरिया है, तो वो स्मेल इजीली हर सोसाइटी के आसपास जाएगी। तो वहाँ जो प्रोजेक्ट अभी इतने लॉन्च भी हुए और हो भी रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसका ये रहेगा कि क्योंकि वो जो एरिया है वो ऑलरेडी पूरा, ये लगा लो, जहां पे गंदगी की चीजें आएंगी तो गंदा तो वो माहौल वैसे ही हो जाता है आसपास का, तो वहां पे स्मेल होती है। आपने देखा होगा वहां पे आसपास कभी पूरे गुड़गांव की गाड़ियां आ रही है कूड़े वाली, वहां बिखरा हुआ है रोड के ऊपर। इतनी साफ सफाई हमारी एमसीजी करती नहीं कि जो गिरा है उसको उठा लिया जाए। तो ये हो सकता है कि इसको सेक्टर में ना बना के किसी ऐसे आउटर एरिया में बना जाए कि वहां पे काफी साल लग जाए डेवलपमेंट होते होते, तो इसको बाहर निकालना चाहिए। सेक्टरों के अंदर कभी भी इस टाइप की साइट लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छा ग्रीन एरिया डेवलप कर पाए। अगर ग्रीन एरिया डेवलप कर दिया बट हम कूड़ा भी उसी के अंदर गिरा रहे हैं, तो फिर कैसी वो ग्रीन डेवलपमेंट हुई। उसको तो हम वापस गंदा ही कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो साइट वैसे ही रहे तो बेटर है, कम से कम साफ सफाई तो हो जाती है। तो इसको ऐसे एरिया में रखना चाहिए जो कि गुड़गांव से या तो बाहर बनाओ, और जहां पे आसानी से उस तक पहुंचा भी जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्वायरमेंट खराब ना हो, वहां के आसपास के रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य का कोई ऐसा रीजन ना बने कि भाई उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर गुड़गांव का तो ऑलमोस्ट पूरा डेवलपमेंट हो ही चुका है काफी सालों से। गुड़गांव का तो देखो टाइम लगता है डेवलपमेंट में ना, बहुत टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेस अभी रेडी होने वाला है, 2006 की ये अनाउंसमेंट थी। तो द्वारका एक्सप्रेस की वजह से लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कूड़ा का आ गया तो इतने महंगे अपार्टमेंट कौन खरीदेगा बाकी रीसेल में जाके, तो कोई नहीं खरीद पाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ेगा इसका ऊपर। तो एकदम से मुझे याद आया कि आपका तो खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे शुरुआत की, कब ये आइडिया आपके माइंड में आया, कैसे क्लाइंट्स के साथ। ये आइडिया मेरा कोविड के बाद आया। ठीक है। जब अफोर्डेबल का अच्छा खासा दौर चल रहा था और कोविड के दौरान लोगों के वर्क फ्रॉम होम हो गए थे, सब अपने होम टाउन जा चुके थे। गुड़गांव के अंदर मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2021 के एंड में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ठीक है। मोस्टली 22 ही आ गया था। तो वहां पे तब मैंने सोचा कि लोगों को अपडेट कैसे किया जाए।
उस टाइम यूट्यूब चैनल हुआ ही नहीं करते थे, हम्म। बहुत रेयर थे, इक्का दुक्का। वो क्या करते थे, वो बिल्ड फ्लोर बेच रहे होते थे गुड़गांव के, वो मतलब सेल्स प्रोस्पेक्ट था। तो मैंने ओपन किया था कि लोगों को अपडेट दे उनकी प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले मैंने अफोर्डेबल से ही शुरू किया था कि लोगों को अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट देना, अफोर्डेबल के बारे में जानकारी देना, प्रॉपर्टी की जानकारी देना। फिर मैंने धीरे धीरे उसको एजुकेशन के अंदर मैं इस चैनल को लेके आने लगा कि जो फाइट मैंने की थी उस टाइम के अंदर सीखने के लिए, वो मैं बच्चों को सिखाऊं जो आज बाजार के अंदर रियल एस्टेट कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, बट उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। हाँ, ये तो तो मैंने सोचा कि जो फाइट की है उसको मैं धीरे धीरे करके वो चीजें सिखाता चलूं, और आज भी मैं वही सिखा रहा हूं कि बायर को गाइड करना, कि प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हर प्रोजेक्ट को मैं चाहता हूं कि उसको हर चीज पता होनी चाहिए बायर को, खरीददार के लिए। तो इसलिए मेरा जो कंसेप्ट है यूट्यूब पे समझाने का कंटेंट और अलग दूसरों का कंटेंट में बहुत डिफरेंट मिलेगा। मेरा मिलेगा प्रैक्टिकल कंटेंट ओके। आपको, बाकी यूट्यूबर का कंटेंट मिलेगा सिर्फ जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे आप कुछ भी बोलो हाँ जी ये सही है, बट मेरा कंटेंट ये है जी, ये है पॉइंट है तो यही है ना। मैं चाहे मेरे देखो, आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर, आपको छोटी छोटी वीडियो दिखेगी, बट मेरी वीडियो बड़ी होती है, क्योंकि मेरी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड कि है। सर आप इतना कंटेंट डालते हो तो आपने भी तो वो कहीं से सीखा होगा, तो आपको इतनी नॉलेज कैसे हुई? मुझे सच बताऊं, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। हम्म। किसी ने थोड़ा बहुत अगर सिखाया तो, बट मैंने उस चीजों को रिसर्च किया। जैसे रेरा बना तो रेरा की साइट के ऊपर वो चीजें आने लगी, बट लोगों को रिसर्च नहीं करना आता था। बिल्कुल। मैं किसी जैसे कई बार मीटिंग होती थी या फिर किसी अदर बड़ी जो कंपनी होती हैं उनमें जान पहचान निकाली, धीरे धीरे वो चीजें सीखी, टेक्नोलॉजी से जुड़ना शुरू किया कि ऑनलाइन ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ऐसे रिसर्च कर करके वो चीजें सीखी है। तो मैं भी चाहता हूं कि वही चीजें सेम मैं सिखाऊं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो मेरी जो भी वीडियो आप देखोगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली मिलेगी, उसको चाहे कोई देखे या ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है एजुकेट करना कि भाई ये चीज ऐसे होनी है। तो आपको सक्सेस मिल रही है उसमें इन लोगों को एजुकेट करते देखो, हुए? एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आप ना एक टाइम में ये थोप सकते हो कि हाँ आप अच्छे टीचर हो, ठीक है। आप करते रहो, कभी न कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। हाँ सही है, बस करते रहो, कोई दिक्कत होगी नहीं, तो एक दिन जरूर मिलेगी। सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी जी ऑडियंस को काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच, आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पॉडकास्ट पर आए और हमारी ऑडियंस को अपने बारे में जानने का मौका दिया। जी मैम, थैंक यू अनुराधा जी। आपने भी मुझे मौका दिया आपके चैनल के ऊपर अपने बारे में कुछ डिस्कस करने का। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे सर हमारे पॉडकास्ट जी में। जरूर।